जी, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु तत्पर लगे हुए हैं। और एग्ज़ाम आप पता होगा कि जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा, जिसकी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं OBPY प्रश्नों के माध्यम से। तो आपको बता दें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नाम रहेगा एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षा, जहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो और साइंस के वीडियो मिल जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग का फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि हम एमपी आबकारी के प्रश्न सिर्फ जीके जीएस साइंस को अल्टरनेट कवर करा रहे हैं शिफ्ट बाय डे बाई। मैथ्स रीजनिंग का हम एनटीपीसी की तैयारी के चक्कर में नहीं कवर करवा पा रहे हैं, क्षमा चाहेंगे। चलिए, बाकी जितने वीडियो बन चुके हैं आप जाके देख लीजिएगा। और एनटीपीसी तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें हम भी आपको 90+ वीडियो बना के रख चुके हैं हमारे चैनल प्लेलिस्ट में। रिकॉर्डेड वीडियो PY की सीरीज चालू है और हम अभी आपको इससे शिफ्ट बाय डे बाई की कड़ी को बढ़ाते हुए 26 फरवरी 2023 का शिफ्ट नंबर सेकेंड का जीके जीएस का 20 प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं। जानकारी आप समझ गए होंगे क्या हम आपको देने वाले हैं। लेते हैं पहला प्रश्न और लास्ट तक बने रहेगा। 20 प्रश्न आपको मिलेगा जीके जीएस के रूप में। हम आपको पूरा शिफ्ट दिखाते हैं जिससे आपको आइडिया लग पाए कि एग्जाम का पैटर्न और किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को सखारोव, आज रखें, सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? और पेपर 2023 में हुआ था, इस चक्कर से 2022 और 23 और 21 का ही करंट अफेयर पूछा, अधिकांश 2022 का पूछा, याद रखिएगा। तो 2022 सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया था। ठीक है, कहाँ के? यूक्रेन। चलिए, तो करंट अफेयर का पहला ही प्रश्न मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे। और प्रश्न का जो लेवल है वो सेम लेवल चल रहा है और जो टॉपिक आ रहे हैं वो भी सेम आ रहे हैं। सेकंड प्रश्न कहता है, वोहरा समिति के गठन का कारण क्या था? आज रखेंगे वोहरा। वोहरा एक समिति है और आपको बता दें जितने भी आपके पास समिति हैं, समिति का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा, उद्देश्य क्या है, उसका कारण, अध्यक्ष कौन थे। चलिए, तो आपको बता दें इसका गठन का मेन कारण था राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, तो राजनीति में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। और प्रश्न का लेवल आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट तक 20 प्रश्न देखना ना भूलें, जिससे आपको प्रश्न का शिफ्ट बाय डे बाई आईडी लग जाए। क्रम से आपको बता दें 20 फरवरी से हमने 25 फरवरी तक पूरा कवर करा चुके हैं। हर दिन के 3 शिफ्ट याद रखिएगा, ठीक है। और हम अभी 26 का चल रहा सेकेंड शिफ्ट, मतलब पहला शिफ्ट हो चुका, 3 पार्ट। राष्ट्रीय करियर सेवा के अंतर्गत कितने मॉडल करियर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय करियर सेवा के अंतर्गत जो कितने मॉडल करियर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी, मतलब 100 मॉडल करियर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की आप बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास के लिए नोडल मंत्रालय है, मतलब उसके लिए काम करता है। तो हमें पूछ रहा है कौन सा मंत्रालय, और आपको बता दूं मैं हर शिफ्ट में इस प्रकार से मंत्रालय का कार्यभार व किस मंत्रालय का कौन सा कार्य है इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, आपको बता दें समिति का प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रकार से किस मंत्रालय का क्या काम है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हमें क्या पता होनी चाहिए कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को राष्ट्रीय पारगमन उन्मुखन विकास के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। तो राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास के लिए कौन काम करेगा मंत्रालय? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को यह कार्य अलग से दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। और वैसे अगर आप शिफ्ट बाय डे बाई प्रश्नों को देखोगे तो समझ जाओगे खुद एग्जाम का पैटर्न व प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो हमें सिर्फ गुजरात का राज्य पूछ रहे, देखिएगा किस राज्य में वो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। और आपको पता होनी चाहिए अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख औद्योगिक नगर है, वहीं पर 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था। इस प्रकार से खेल से संबंधित प्रश्न, अगला खेल कब होगा, आगामी खेल, पिछला खेल कब हुआ, ये सब आपको प्रश्न पूछता। ठीक है, राष्ट्रीय खेल, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, तो आप जानते होंगे इन सब को प्रश्न पूछता रहेगा, खेल इंडिया सब पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का,
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय वायु सेवा नीति याद रखेंगे। भारत की पहली जो NASP 2022 के नाम से जानी जाती है के अनुसार किस वर्ष तक देश हवाई खेल राष्ट्र का केंद्र बन जाएगा। मतलब हवाई खेल आप समझ पा रहे होंगे कि जो हवाई में जैसे खेल होते हैं, ठीक है, हवा खेल, तो वायु में खेल होंगे, उसके लिए देश का केंद्र बनाया जाएगा। तो हवाई खेल राष्ट्र का केंद्र बन जाएगा। तो कब तक की बात कर रहा है? 2022 नीति बनाया गया। तो आदर का ऑप्शन आपके समक्ष होगा सन 2030 तक। सन 2022 में नीति बनाया गया कि 2030 तक भारत राष्ट्र का हवाई खेल के लिए केंद्र बन जाएगा। ठीक है, जैसे जमीन में खेल होते हैं उसी प्रकार हवा में भी खेल होगा, याद रखिएगा। तो देखना होगा, ये आगामी के हिसाब से प्रश्न आपको बनना है और आप समझ जाइएगा कि 2030 का प्रश्न पूछा है, सीधी बात है कि नहीं। तो आगामी जो भी आप रणनीति योजना या कुछ जानकारी होती हैं आगामी, वो भी आपको प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 में किस देश की टीम ने कांस्य पदक जीता। तो आपको बता दें, हमें इसके पहले प्रश्न पूछा खेल का था, इसके पहले प्रश्न पूछा वो भी खेल का था। तो आप देखिएगा खेल का प्रश्न पूछ रहा। तो 2000 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की बात करें 2022 में कांस्य पदक किसने जीता। स्वर्ण पदक अलग होता है, रजत पदक अलग होता है। तो आपको पता होनी चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला में आता है स्वर्ण पदक, फिर रजत पदक, फिर कौन आता कांस्य पदक। तो हमें देखिएगा पहला ना पूछ के, दूसरा ना पूछ के, तीसरा पूछा है, वो भी कांस्य पदक। तो आपको बता दें 2022 में इंडिया ने कांस्य पदक जीता था, इसलिए प्रश्न बना भाई, सोचिएगा, इसलिए प्रश्न बना, समझ गए। तो 2022 में जो एशिया कप टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का, उसमें थर्ड नंबर पे कौन आया था? भारत आया था, मतलब थर्ड, मतलब कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा आंग्ल मैसूर तीन युद्ध हुए हैं, शायद मुझे याद लग रहा है तीन। तो याद रखिएगा इनमें पूछ रहा है पहला युद्ध भी संधि से निपट गया, दूसरा भी निपट गया, इस प्रकार तीसरा भी निपट गया था। तो श्रीरंगपट्टनम याद रखिएगा जो कर्नाटक में है स्थित है। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन A, B, C। हाँ देखिए समझ आएंगे, याद रखेंगे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, मैं 3 ही बोल पाया था, तो एक और है, याद रखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा, थर्ड, मतलब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो रोका गया था वह किसी श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा रोका गया था। तो पहला युद्ध भी संधि के द्वारा, दूसरा भी संधि, तीसरा भी संधि और चौथा भी इसी प्रकार से संधि के द्वारा रोके गए थे। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप देख पाएंगे, तो जो इतिहास का प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के दौरान, किसकी बात कर रहे हैं? लंदन। लंदन में ही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? देखिएगा कितना डीपली प्रश्न पूछा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश है वो, उसका गठन लंदन में हुआ था, वो भारत फिर आया था उद्देश्य व्यापार करने के उद्देश्य से। तो याद रखिएगा उस समय अकबर हुआ करता था क्या? सम्राट भारत का। वैसे तो भारत में अनेकों सम्राट राजा हुआ करते, लेकिन जो वर्चस्व स्थापित था वो अकबर का हुआ करता था। और अकबर, याद रखिएगा, मुगल सम्राट का शासक हुआ करता था। और बार बार बताऊं, मुगल सम्राट का प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा। तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था, तब उस समय भारत का सम्राट आपके मुगल सम्राट के बाबर हुआ करते थे, जो एक अनपढ़ राजा हुए, याद रखें, जिन जो पढ़े लिखे नहीं थे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है। और इस प्रकार से गांधी जी के जो भी आंदोलन है, आंदोलन से भी प्रश्न पूछ रहा। और रही बात जी भैया MP आबकारी में, तो आपको काम देगा ही देगा। आबकारी के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के जैसे वन रक्षक क्षेत्र, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, और जो भी वैकेंसी आपके पास MPS सूबेदार, जल्द 8,500 कहते हैं पुलिस कांस्टेबल आने वाली है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा चीज़ों का फायदा। और NTPC ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल, JE तक ALP, सब SSC, बैंक, रेलवे, चाहे स्टेट, अदर स्टेट के वैकेंसी हो, वहाँ पर भी आप काम देगा। तो रही बात
दांडी मार्च का संबंध किस समझ पूछ रहा था, याद रखिए। ऑप्शन आप देख पाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम जानते तो याद रखिएगा, उसे हम सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या? सत्याग्रह। और सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग हमारे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किया था। जी प्रश्न बनता है। उसके बाद फिर पहली बार भारत में 1917 में, ठीक है, चंपारण, तो आप जानते होंगे चंपारण बिहार में, जहाँ पर नील विद्रोह चल रहा था, वहाँ पर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा, जिसमें महात्मा गांधी ने या दांडी मार्च का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे 11 नंबर का, कि यहाँ पर प्रश्न कहता है सरकार के कराधान और वैश्य संबंधित निर्णयों का क्या संबंध है। अब मतलब ये प्रश्न याद रखिएगा जी आपका इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का जो शब्द है थोड़ा सा टर्म अलग होता याद रखिएगा। तो सरकार के कराधान और वह संबंधित निर्णयों का संबंध किससे है, तो आपके पास ऑप्शन पहला, दूसरा आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्या? राजकोषीय नीति, उसे हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। ठीक है, तो सरकार के जो कराधान और व्यय संबंधित जो निर्णय होते हैं उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो ये लेवल आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट आपके समक्ष है, लास्ट तक देखेंगे 20 प्रश्न तक। इसके बाद सेकंड पार्ट इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का कवर होगा। जीके जीएस का हो गया तो आपको साइंस का मिलेगा 15 प्रश्नों का भंडार। शिफ्ट बाय डे बाय चल रही, याद रखें, और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं पीडीएफ को। 1991 याद रखिएगा, 1991 की नई आर्थिक नीति की 3 शाखाएं क्या है, तो याद रखिएगा 1991 में भारत में पहली बार नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री पूछ चुका भाई पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन थे आपके? मनमोहन सिंह, जो बाद में आपके पीएम बने, तो आपको पता होनी चाहिए। तो 3 शाखाएं क्या थी, तो आप देख पा रहे, ऑप्शन आपके पास पहला है। और बहुत नई अनेकों भर्ती परीक्षा हम पूछ चुका, याद रखिएगा। तो आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट का प्रश्न भी आपको सेंट्रल जॉब में काम देगा। और हम बताएं आपको, हम एनटीपीसी के प्रश्न भी कवर करा रहे हैं। लगभग 90 और 90 प्लस 95 प्रश्न वीडियो पार्ट बन चुके हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का। तो आप देखना चाहते हो या आपके सहपाठी कोई हैं जो आपके घर परिवार पढ़ना चाहते हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड पीवाई की सीरीज चालू है, जाके देख लीजिएगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण याद रखेंगे। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, 3 बातों पर फोकस किया गया था 1991 के नई आर्थिक नीति पर। और ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिस शॉर्ट फॉर्म में हम LDPB कहते, याद रखिएगा, LDPB कहा जाता है। सॉरी LDP नहीं बोलेंगे भाई, हाँ LGP बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन पहला राइट है। तो चलिए नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। और शायद आप पढ़ने वाले बच्चे हों तो आप तो जान गए होंगे कि हाँ प्रश्न का लेवल क्या है। कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया, जैसे महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और पूछा जा चुका, याद रखिएगा। तो हमें पूछ रहा है कितने उद्योग हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन आपके पास हो जाएगा A, B, C। आपका राइट आंसर होगा D, मतलब 8 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग के रूप में आरक्षित रखा गया है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें भारत के प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी नियुक्तियां भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा 1950 में। भारत ने 1950 में, भाई चुनाव तो कब से हो रहा था, है कि नहीं, लेकिन बात हो रही है चुनाव जो आयोग बनाया गया था, भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। और फिर धीरे धीरे सभी राज्यों ने अपने अपनी स्थापना होता गया और अपने अपने राज्यों में भी चुनाव आयोग का निर्माण करते गए। तो पूरे भारत के लिए 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चलिए, और याद रखिएगा, एक भर्ती नहीं, आपको अनेकों भर्तियों में काम देने वाला है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 50 नंबर का, यहाँ पर कहता है अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को एंग्लो इंडियन विधानसभा में नियुक्ति किया गया था, जिसे संवैधानिक संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया। तो याद रखें, एंग्लो इंडियन
विधानसभा में नियुक्त किया गया था किसे? राज्यपाल को, लेकिन नियुक्ति रद्द कर दिया गया। वो कौन से आर्टिकल तहत? तो 104 याद रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन के तहत यह निरस्त कर दिया गया है, जो ऊपर पंक्ति में बोला है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, एंग्लो इंडियन विधानसभा के नियुक्ति की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष होगा, आप देख पा रहे होंगे 16 नंबर का प्रश्न हमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो आपको पता होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन अब संख्या 6 हो चुकी है। वहीं पूछ रहा है कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास जो है वो राइट है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। मतलब आर्टिकल नंबर 50 नंबर जो है वहाँ पर जो क्या लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि वहाँ पर क्या है। तो आप प्रश्न का लेवल व प्रश्न का पैटर्न व किस टॉपिक से, संविधान का आर्टिकल से, संशोधन से या स्रोत से, ये क्या पूछ रहे हैं आप खुद भी अनुमान लगा पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या? इसके पहले भी हमें इस प्रकार का जो वन लाइन फैक्ट या जो प्रश्न का अर्थ पूछता वो कब से पूछ रहा, हर शिफ्ट में याद रखिएगा। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आप देख पा रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, और हम आपको राइट आंसर ही बताते हैं, ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। भारत नहीं, भारत में आयात भी चालू निर्यात भी चालू है, मतलब बंद अर्थव्यवस्था भारत की नहीं है। और भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, या 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत का स्थान है, और जल्द ही चौथा पहुंचेगा। और रही बात यहाँ पर, ऐसा देश जहाँ पर ना तो निर्यात होता ना तो आयात होता हो, उसे हम उस देश की बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चा? चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में आर्थिक उदारीकरण के भारत में आर्थिक उदारीकरण खालिस्तान के साथ शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त बदलाव। तो जो भारत में उदारीकरण हुआ था आर्थिक क्षेत्र में, है कि नहीं, तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था, एक नया बदलाव हुआ था, वो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त बदलाव के कारण शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे प्रश्न का लेवल, और लास्ट तक बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आप समझ पाओ, सीख पाओ, है कि नहीं। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा, जो संविधान का स्रोत है, और आपको बताते बार बार मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ पढ़ा रहे हम 100% आपके लिए सहयोगी है पेपर की भर्ती। क्यों? जो एग्जाम का प्रश्न है वो हम भैया 2023 के प्रश्न पत्र कवर करा रहे हैं, तो वही एग्जाम के प्रश्न पत्र के हिसाब से ही 25 में आने वाला था। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, वो किस देश से लाया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। वो क्या है? जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी देश से लाया गया है। इस प्रकार से हमें हर शिफ्ट में संविधान का स्रोत या नहीं पूछेगा तो अगले शिफ्ट में किसी न किसी पूछ रहा है। तो अभी तक हम भाई 20 फरवरी से 25 फरवरी तक सोचिएगा इतने वीडियो बन चुके हैं, 6 दिन, और ये 26 का 7 दिन, 7वां दिन के वीडियो, हर दिन के 3-3 वीडियो। सोचिएगा कितने जीके कितने साइंस के प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग पढ़ना चाहते हो तो जुड़े रहे लास्ट तक और सीखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 20 प्रश्न लास्ट है, ताम्र प्रसार युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो हमें बताना पड़ेगा आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो बी राइट हो जाएगा, कांसा। तो कांसा का जो आभूषण बनाए जाते थे वो आभूषण पहना करती थी ताम्र प्रसार युग की महिलाएं, और महिला अभी भी आभूषण पहनती। अभी तो सोना चांदी चल रहा है, पहले भाई कांसा का भी चलता था। तो ताम्र प्रसार में जो महिलाएं हुआ करती थी स्त्रियां, तो वो आभूषण के रूप में कांसा का उपयोग करते थे आभूषण रूप में। चलिए तो ये रहा आपका B20 प्रश्न, और हमने कवर कराया है MP आबकारी का, शिफ्ट में दिखाया, तारीख दिखाया, और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि हम कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, और जानकारी शायद आपके लिए 100% सही और सटीक होगी ये हम कह पा रहे हैं। अगर आप भी कह पाओ तो सही बात होगी, क्योंकि हम प्रयास करते हैं जानकारी अधूरी ना हो या आपको गलत जानकारी नहीं मिले। और हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको
जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि नज़र कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीका के प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आता है, किस टाइप का प्रश्न आता है, किस सब्जेक्ट का आता है, कितने प्रश्न आते हैं, ये आप इस इन वीडियो के माध्यम से आइडिया लगा पाओ। और समय अपने पास है अभी पूरा का पूरा, आप कह सकते हो 1 महीना, पूरा जून बचा है। पूरा जून आप पढ़कर तैयारी बेहतर कर सकते हो जीके जीएस का। और पता होनी चाहिए 20% जीके जीएस के आएंगे और 15% आपके साइंस के आएंगे। पूरे मिला के 35% आपको कवर करना है जीके जीएस साइंस के रूप में। बढ़िया तैयारी हो पाएगी जब आप PYQ प्रश्नों को देखकर टॉपिक उठा के आप पढ़ पाओ। बार बार इंतजार करना पड़ रहा है, बढ़िया सीखो समझो और शेयर अवश्य करें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास, जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर कुछ कर पाए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मेरे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आपको इसी चैप्टर का, इसी तारीख का साइंस का पार्ट मिलने वाला है।